नमस्कार। मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर, किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर द्वारा संचालित महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर में हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवारत हूँ। स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ द्वारा शैक्षिक वर्ष 2019-20 से बीए प्रथम वर्ष ऐच्छिक हिंदी के पाठ्यक्रम का पुनर्गठन किया गया। बीए प्रथम वर्ष प्रथम सत्र के अंतर्गत खंजन नयन यह उपन्यास जिसके लेखक अमृतलाल नागर हैं, उसके पश्चात प्रस्तुत प्रश्न पत्र के अंतर्गत 6 कहानियाँ जिसमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित उसने कहा था, प्रेमचंद द्वारा लिखित सुजान भगत, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित पुरस्कार, जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित खेल, मोहन राकेश द्वारा लिखित मलबे का मालिक और चित्रा मुदगल द्वारा लिखित गेंद, ऐसी 6 कहानियाँ और एक उपन्यास पाठ्यक्रम में हैं। पिछली कड़ी में हमने उसने कहा था और सुजान भगत, इन 2 कहानियों का संक्षेप में परिचय आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया। उसने कहा था, ये जो कहानी है, ये कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित उनकी तीसरी कहानी है और मौलिकता की दृष्टि से वह हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है, जिसका प्रकाशन सन 1916 में सरस्वती नामक पत्रिका में हुआ। उसने कहा था, ये जो कहानी है पूर्व दीप्ति शैली में लिखी गई कहानी है। पूर्व दीप्ति शैली का मतलब यह होता है मित्रों कि एकाध सिनेमा आप देखते हैं उसी शैली में प्रदर्शित हुआ, यानी नायक और नायिका की शादी हो जाती है। वो शुरू में दिखाया जाता है थोड़ा सा, लेकिन वो शादी के बंधन तक कैसे पहुँचे उसकी बाद में क्रमशः कहानी दिखाई दे जाती है। उसी प्रकार से उसने कहा था, इस कहानी के अंतर्गत भी उसने क्या कहा था, कब कहा था, क्यों कहा था और किससे कहा था, ऐसे कई सवाल पाठकों के सामने निर्माण करने वाली वह कहानी और उन सवालों के उत्तर तक पहुंचते पहुंचते पूरा जीवन ब्यौरा हमारे सामने प्रकट होता है, नायक का और उस कहानी के प्रमुख पात्रों का, जिसका संक्षेप में परिचय अपने पिछली कड़ी में अपने सुना। उसने कहा था, इस कहानी को हम पुनः विस्तार के साथ आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। तत्पश्चात पिछली कड़ी में ही अपने मुंशी प्रेमचंद, जो हिंदी साहित्य के कथा सम्राट हैं, उनके द्वारा लिखित सुजान भगत, इस कहानी को, अपने कहानी की संवेदना को, कहानी की भूमिका को संक्षेप में आपने सुना है। मित्रों, सुजान भगत एक ईमानदार किसान, महतो सुजान, धार्मिक वृत्ति और दानशूर व्यक्तिमत्व, साधु हो, सन्यासी हो, भिखारी हो, उनको बहुत सारा धन जो है दान में देता है, लेकिन उसका ये स्वभाव घर वालों को पसंद नहीं आता। एक बार उसके द्वार पर एक साधु आते हैं। सुजान भगत उनको दान देने के लिए जब अनाज लेकर आता है तो सुजान भगत का बड़ा बेटा उस अनाज को उनके हाथ से छीनता है। सुजान भगत को लगता है कि मैंने इतना कमाया, मेरा है, लेकिन अब
मेरा इस घर पर कोई अधिकार नहीं रहा। सुजान भगत अपनी दानशूर वृत्ति के कारण महत्व से भगत बन जाता है और समाज में उसको बहुत सम्मान है, लेकिन घर वालों की दृष्टि से वह शून्यवत है। इस कहानी को भी मित्रों हम अगली कड़ी में विस्तार के साथ देखने वाले हैं। अब हम उस कहानी की चर्चा यहाँ पर संक्षेप में करेंगे जिस कहानी का शीर्षक है पुरस्कार, जिसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र हो, साहित्य के अंतर्गत काव्य हो या फिर गद्य साहित्य हो, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, निबंध आदि विधाओं को जयशंकर प्रसाद ने समृद्ध किया। कामायनी जैसा महाकाव्य भी उन्होंने लिखा। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कहानीकार जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1890 के दिन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ और उनकी मृत्यु 14 जनवरी 1937 को वाराणसी में ही हुई। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जिनका परिवार सुघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। परिवार में तंबाकू का व्यवसाय होता था। जयशंकर प्रसाद की पढ़ाई स्कूल की अपेक्षा घर पर ही अधिक हुई। 12 वर्ष की आयु में ही उनके पिता की मृत्यु और 15 वर्ष की आयु में उनके माता की मृत्यु होने के कारण परिवार की पूरी जिम्मेदारी जयशंकर प्रसाद पर आई। छायावाद के मुख्य स्तंभ, छायावाद के प्रवर्तक के रूप में जयशंकर प्रसाद को जाना जाता है। छायावादी काव्यधारा के जो 4 स्तंभ हैं उसमें सबसे पहला नाम यदि किसका आता है तो जयशंकर प्रसाद का। अन्य जो 3 स्तंभ जिनको माना जाता है, जिसमें सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनके नाम आते हैं। मूलतः जयशंकर प्रसाद कवि होने के नाते उनके कथा साहित्य में भी भावुकता आई। कवि गद्यकार से अधिक भावुक होता है, संवेदनशील मन का होता है। और प्रसाद ने सन 1909 में इंदु नामक मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया था। पहली कहानी इंदु इस पत्रिका में ग्राम इस शीर्षक से प्रकाशित हुई तथा अंतिम कहानी सालवनी जो 1935 में प्रकाशित हुई। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? ग्राम, जो इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई 1909 में। और उनकी अंतिम कहानी जो है 1935 में लिखी गई, 1935 में प्रकाशित हुई, जिसका शीर्षक है सालवनी। बीच के समय में प्रसाद ने बहुत सारी कहानियां लिखी। उनके जो कहानी संग्रह हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल आदि कहानी संग्रह उन्होंने लिखे। इसके बावजूद उन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे, कंकाल, तितली, इरावती, और काव्य और कला तथा अन्य निबंध, ये निबंध संग्रह भी उन्होंने लिखे। लेकिन एक कथाकार की अपेक्षा जयशंकर प्रसाद का नाम हिंदी साहित्य जगत में एक नाटककार के रूप में है। और उन्होंने जो नाटक लिखे, जिसमें कल्याणी, परिचय, राजश्री, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, धुर स्वामिनी, जनमेजय का नागयज्ञ और एक घूंट, ये उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। एक नाटककार, कथाकार, निबंधकार के साथ साथ जयशंकर प्रसाद को महाकवि के रूप में हिंदी साहित्य जगत जानता है, क्योंकि उन्होंने कामायनी जैसा महाकाव्य लिखा। उनके जो अन्य, कामायनी के अलावा अन्य जो काव्य संग्रह हैं वे है झरना, आंसू,
कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, ध्रुव स्वामिनी, लहर, इतना सारा साहित्य जयशंकर प्रसाद ने अल्प आयु में लिखा। उनको केवल मात्र मित्रों 47-48 वर्ष की आयु मिली, लेकिन इसी कम समय में, यानी उन्होंने अपने जीवन के 50 साल भी पूरे नहीं करे। 1890 में जन्म और 1937 में उनकी मृत्यु। इतनी अल्प आयु मिलने के बावजूद भी जयशंकर प्रसाद का नाम हिंदी साहित्य जगत में अजरामर है। क्यों? क्योंकि उनके पास साहित्य लेखन की कला थी। ऐतिहासिक पौराणिक पात्रों का चित्रण आधुनिक ढंग से उन्होंने किया। जयशंकर प्रसाद एक आदर्शवादी प्रवृत्ति का साहित्य लिखने वाले महान साहित्यकार हैं। उनके द्वारा लिखित पुरस्कार, ये जो कहानी है, ये कहानी पढ़ने के बाद आप लोगों को ये पता चलेगा कि प्रसाद की लेखनी में कितना दम है, कितनी ताकत है। पुरस्कार, ये जो कहानी है, इस कहानी में मधुलिका की भावात्मकता, भूमि के प्रति यानी जमीन के प्रति प्रेम और उसके आंतरिक द्वंद्व तथा पश्चाताप को प्रस्तुत किया गया है। मधुलिका इस कहानी की प्रमुख पात्र है। कहानी में कौशल और मगध 2 राज्यों का प्रसंग लिया गया है। मधुलिका कौशल के कृषक वीर सिंह मित्र की एकमात्र कन्या है। वीर सिंह मित्र ने मगध के वाराणसी युद्ध में अपना बलिदान देकर कौशल की लाज रख ली थी। कौशल में प्रतिवर्ष कृषि महोत्सव मनाने की परंपरा है, जिसमें एक दिन के लिए महाराज को कृषक बनना पड़ता है। यानी ये जो परंपरा है, जैसे मिथिला प्रदेश के अंतर्गत, अब रामायण का यदि प्रसंग आपको याद होगा तो मिथिला प्रदेश के अंतर्गत मिथिला नरेश महाराज जनक ये साल में से एक दिन क्या करते थे, कृषि महोत्सव या कृषक महोत्सव मनाते थे और खुद किसान बनकर हल चलाते थे। और यही परंपरा कौशल प्रदेश में भी। और कौशल नरेश एक दिन किसान बनकर यानी खेती करते हैं। नियम के अनुसार, क्या नियम क्या है देखिए, नियम के अनुसार किसी भी अच्छी भूमि को इस उत्सव के लिए चुनकर भूमि का 4 गुना मूल्य दिया जाता है और वह राजा का खेत कहलाता है। कृषि महोत्सव के लिए मधुलिका की भूमि का चयन किया जाता है, जिसके पिता जो हैं सिंह मित्र ने कौशल के लिए अपनी जान की बाजी लगाई थी। लेकिन पिता की भूमि बेचने से मधुलिका इनकार करती है। 4 गुना मूल्य मिल रहा है फिर भी वो इनकार करती है, अर्थात अपनी जमीन के प्रति स्नेह प्रेम, वो उदास होती है। उसे मगध का राजकुमार अरुण जो है, अरुण वो देखता है और अपने प्रेम का निवेदन कर उसे कौशल नरेश से भूमि वापस दिलवाने की बात करता है। मधुलिका कौशल का राष्ट्रीय नियम बदलना नहीं चाहती, भले ही राजा ने उसकी भूमि पर अधिकार जमाया हो। मधुलिका दूसरे खेतों में काम करते हुए दरिद्री जीवन बिताती है। 3 वर्ष पश्चात विद्रोही राजकुमार अरुण आकर नए राज्य का निर्माण कर मधुलिका को राजा रानी के सम्मान से सिंहासन पर बिठाने का प्रस्ताव रखता है। राजकुमार के प्रस्ताव को स्वीकार करने के पश्चात उसे पता चलता है कि राजकुमार ने कौशल पर विजय पाने का प्रण किया है। मधुलिका को पश्चाताप होता है और वह कौशल महाराज को ये बात बता देती है, जिससे महाराज को दुर्ग रक्षा करने में सफलता मिली।
श्रावस्ती दुर्ग को एक दस्यु के हाथ में जाने से बचाकर मधुलिका ने कौशल पर उपकार किया था। ऐसा ही उपकार उसके पिता ने भी किया था, सिंहमित्र ने। राजा अरुण को प्राण दंड देते हैं और मधुलिका को उसकी खेती पुरस्कार के रूप में देने की बात करते हैं, लेकिन मधुलिका उस पुरस्कार को स्वीकार न कर अरुण के साथ प्राणदंड की मांग करती है। यह मधुलिका का अपनी भूमि के प्रति प्रेम, पिता के प्रति बलिदान, पिता के प्रति श्रद्धा और राजकुमार अरुण का साथ देने का पश्चाताप व्यक्त होता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक हमारे सामने बहुत सारे आदर्श प्रस्तापित करते हैं। यानी एक बेटी कैसी होनी चाहिए, एक प्रेमिका कैसी होनी चाहिए, एक कृषक कन्या कैसी होनी चाहिए, और साथ ही साथ जिस राज्य में हम रहते हैं उस राजा के प्रति, उस राज्य के प्रति, उस सरकार के प्रति हमारे मन में कितनी ईमानदारी होनी चाहिए। ये मधुलिका के माध्यम से हमारे सामने लेखक ने ऐसे कई आदर्श रखने की कोशिश की। मित्रों, इस कहानी को हम अगली कड़ी में विस्तार के साथ देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।